हेलो एवरीवन। आज आप सबों के लिए एक वीडियो लेक्चर लेकर आया हूँ। शायद ये क्लास 12th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। और वैसे छात्र जो अभी इस साल एग्ज़ाम देने वाले हैं, जो 24 मार्च को स्टार्ट होगा आप सबों का एग्ज़ाम, और मैं वो सारे बच्चों के लिए आज मैं एक वीडियो लेक्चर लेके आया हूँ। उसमें सबसे पहले जो हम कुछ क्वेश्चन ये बात करना चाहूँगा, मैं झारखंड एकेडमिक काउंसिल का जो एग्ज़ाम होगा जेक के द्वारा, उसमें से कुछ मॉडल सेट जारी किया गया था झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा। तो मैं चाहूँगा सबसे पहले वो मॉडल सेट को आपको सॉल्यूशन दिलवाऊँ, ताकि बहुत सारे बच्चे लोगों को देख रहे हैं कि बहुत सारा प्रॉब्लम है वो सारे सेट्स में। तो मैं चाहता हूँ कि वो सारे बच्चे को ये सॉल्यूशन मिल जाए और आपके लिए हेल्पफुल हो। तो बच्चे, हम लोग बिना देरी करते हुए क्लास को शुरुआत करते हैं। और मैं आपको सबसे पहले मैं आज के क्लासेस में बताऊंगा, आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ मॉडल सेट 1। मॉडल सेट 1, मॉडल सेट 1 जो है टर्म 1 के लिए, टर्म 1 का जो मॉडल सेट जारी किया गया है जेक बोर्ड के द्वारा, उसकी बात करेंगे। बच्चों, हम आपको पता होना चाहिए कि जो एग्ज़ाम होगा, जो एनुअल एग्ज़ाम होगा, उसमें टर्म 1 और टर्म 2 एक साथ एग्ज़ाम होगा। और टर्म 1 में ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्ज़ाम होगा बच्चे। टर्म 1 में ऑब्जेक्टिव मोड का होगा, है ना। और टर्म 2 में जो होगा वो आपका क्या होगा, वो आपका सब्जेक्टिव मोड में होगा। तो बच्चे, तो हम आप सबों के लिए जो मॉडल सेट टर्म 1 के लिए जो जारी किया गया है, उसका सॉल्यूशन हम बताने वाले हैं। तो चलिए हम लोग आज क्लासेस में ये शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले बच्चों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो टर्म 1 के लिए जो क्वेश्चन नंबर 1 है, मैं इसको बोलूँगा और आपके पास सेट तो ज़रूर होगा, तो उस सेट से आप क्वेश्चन देख लीजिएगा। मैं बोलूँगा और इसका सॉल्यूशन बताऊँगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ द डिस्टेंस ऑफ ये पॉइंट फ्रॉम ये पॉइंट चार्ज इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल एट द पॉइंट बी, एट द पॉइंट। ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि बोल रहा है कि डिस्टेंस ऑफ ये पॉइंट फ्रॉम ये पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल एट द पॉइंट, क्या होगा, इंक्रीज करेगा, ऑप्शन बी डिक्रीज करेगा, मे इंक्रीज और डिक्रीज, रिमेन सेम। मतलब देखिए बच्चों, मैं एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बताऊंगा। बोल रहा है क्वेश्चन में कि पोटेंशियल निकालो। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 8 पॉइंट पी क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 8 पॉइंट पे क्या होता है। तो फॉर्मूला बच्चों आप लोग जानते होंगे, के क्यू बाई आर। के जो होता है यहाँ पे आप जानते हैं, के का वैल्यू 9 × 10⁹ होता है बच्चों, जिसको हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कहते हैं, है ना। तो के का ये वैल्यू होता है, तो के क्यू बाई आर। और बोल रहा है कि यहाँ पे डिस्टेंस को बढ़ाना है, पॉजिटिव चार्ज से डिस्टेंस इंक्रीज करेगा। तो v और r के साथ कैसा संबंध है, v r कैसा है, आपका डिस्टेंस है, इसका साथ जो रिलेशन होगा, संबंध जो होगा वो 1/r का है। मतलब v और r के साथ जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो r को अगर हम इंक्रीज करते हैं, अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो r को अगर इंक्रीज करते हैं तो v का वैल्यू डिक्रीज करेगा, और r का वैल्यू अगर हम लोग डिक्रीज करेंगे तो v का वैल्यू इंक्रीज करेगा। यहाँ पे बोल रहा है कि इंक्रीज करेगा, तो पोटेंशियल एट द पॉइंट क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा बच्चे, जो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है। तो आपको समझ में आ गया। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर जो 2 है बच्चे, वो क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 चार्जेस पेयर आर सेपरेटेड एट ए डिस्टेंस डी
या फोर्स F on each other if charges are double and distance between them is double then force is। तो बच्चों क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि अगर कोई डिस्टेंस d ले लिया जाए दो चार्जेस के बीच का, मान लिया जाए कि Q1 है Q2 है, ये दोनों के डिस्टेंस d है और इसमें जो गिवन फोर्स है वो F है। ठीक है बच्चों, तो F का फॉर्मूला कूलम्बिक फोर्स क्या होता है, K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं। फिर बोल रहा है क्वेश्चन में कि इफ चार्जेस आर डबल एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है चार्जेस को डबल कर दो, मतलब Q1 के जगह पे क्या हो जाएगा 2Q1 और Q2 के जगह पे हो जाएगा 2Q2 और डिस्टेंसेस को भी डबल करने बोल रहा है बच्चों। ध्यान दो, डिस्टेंसेस को क्या बोल रहा है, डबल कीजिए। दैट इज R के जगह पे क्या लिखेंगे बाबू 2R का होल पावर 2। दैट इज इसको सॉल्व करो तो 2 इंटू 2 4, तो दैट इज 4K Q1 Q2 बटा 4R स्क्वायर। तो 4 और 4 चला गया, मतलब कैंसिल हो गया, तो फाइनली आपके पास क्या नया वाला फोर्स मिला, वो K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। बच्चों ध्यान दीजिए, इक्वेशन 1 में F और F डैश, इसका लेफ्ट जो राइट तरफ है, राइट तरफ का वैल्यू सेम है, तो इसलिए F बराबर F डैश कहेंगे। इसका मतलब क्या हुआ बच्चे, ऑप्शन में दिया हुआ F, ऑप्शन ये F, ऑप्शन बी F/2, ऑप्शन सी F/4 एंड ऑप्शन डी 4F। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा बच्चे, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा F। बच्चे अगर कोई प्रॉब्लम है तो जरूर बोलिएगा, जरूर फिर से मैं आपको बताऊंगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ये एकदम रिलेशन है, ड्राइव्ड रिलेशन है, जो हर एक बच्चे क्लास में करते हैं। बोल रहे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल भी। बच्चे ये 3 नंबर का भी क्वेश्चन कभी कभी पूछता था पहले, शायद अब तो ये टर्म 1 के लिए सिलेबस बन गया, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछ रहा है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि रिलेशन बताइए, मतलब यहाँ पे अगर रिलेशन की बात करेंगे, अगर कोई सोर्स चार्ज Q है, कोई सोर्स चार्ज Q है, और अगर कोई चार्ज को हम लोग Q चार्ज को ये से हम लोग B पे ले जाते हैं, यहाँ पे ये से B, इसका डिस्टेंस सपोज दैट dr, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे, वो पॉइंट के वजह से, मतलब Q चार्ज के वजह से ये पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा इधर, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, और हमने चार्ज को ये से B ले गया, तो वर्क डन कितना होगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज जो लिखते हैं dV, जिसको पोटेंशियल करते हैं, वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या कहलाता है dV। दैट इज dV इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे E डॉट dr, दैट इज फोर्स पर यूनिट चार्ज, दैट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज है तो ये फोर्स पर यूनिट चार्ज हो जाएगा। तो ये एंगल कितना बन रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड और dr के बीच का, इधर हम लोग डिस्प्लेस करवा रहे हैं, ये इधर होगा 180 होगा, दैट इज E इंटू dr cos 180 डिग्री, दैट इज हमारा माइनस E इंटू dr होगा बच्चे। तो E बराबर क्या लिखोगे, माइनस dV बटा dr। सो एक रिलेशन में यहाँ पे लिखा हुआ है dr के जगह पे dx, दैट इज हम लोग ये लिख सकते हैं माइनस dV बटा dx, ये आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर ये थर्ड का बच्चे, ऑप्शन नंबर ये। ध्यान दो बाबू, ध्यान दो, इधर एग्जाम नजदीक है, मन से पढ़ाई करो। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, ये पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड अट्रैक्ट एन ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट मस्ट बी, ऑप्शन ए नेगेटिवली चार्ज, ऑप्शन बी न्यूट्रल, ऑप्शन सी आइदर नेगेटिवली चार्ज और न्यूट्रल, एंड ऑप्शन डी या मैग्नेट। बच्चों ध्यान से देखो, ध्यान से बोल रहा है कि एक पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड लेंगे, अट्रैक्ट करता है किसी ऑब्जेक्ट को। मान लिया जाए ये चार्ज बॉडी है और कोई एक और बॉडी है, इस बॉडी को क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। तो बताइए कोई भी बॉडी अट्रैक्ट तब करती है जब एक चार्ज पॉजिटिव हो और दूसरा नेगेटिव हो, मतलब अपोजिट नेचर का होना तो चाहिए, कूलम फोर्स में पढ़ते हैं। तो एक तो बोल दिया पॉजिटिवली चार्ज है, मतलब आप पता कर लो कि ये क्या होना चाहिए, इसको नेगेटिव होना चाहिए, तभी तो ये अट्रैक्ट करेगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ये नेगेटिवली चार्ज, ऑप्शन नंबर ये नेगेटिवली चार्ज्ड। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है
इफ ये डाइलेक्ट्रिक बी इंट्रोड्यूस बिटवीन प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देन द वैल्यू ऑफ इट्स कैपेसिटेंस। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर कितना है बच्चों? 5। ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि दो पैरेलल प्लेट लो, उसके बीच का जो कैपेसिटर एयर मीडियम की बात जब करते हैं तो C बराबर होता है अपसेलन नॉट ये बाई डी, है ना बच्चों। दो पैरेलल प्लेट के बीच का जो कैपेसिटी आता है वो C बराबर अपसेलन नॉट ये बाई डी। इसी पैरेलल प्लेट को पानी में डुबा दो, मतलब डाइलेक्ट्रिक मीडियम में डुबा दो, सॉरी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में डुबा दो। इसका मतलब क्या हुआ? आपको पता होना चाहिए कि जब भी कभी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में डुबा देते हैं, दैट इज मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? K इंटू अपसेलन नॉट। दैट इज मीडियम, डाइलेक्ट्रिक मीडियम का अपसेलन नॉट के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? K अपसेलन नॉट, दैट इज C डैश जो आएगा K अपसेलन नॉट ये बाई डी। तो बच्चों देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, पहले अपसेलन नॉट ये बाई डी था, उसमें किससे मल्टीप्लाई हो गया? K से। इसमें किससे मल्टीप्लाई हुआ? K से। तो K से कोई भी चीज से मल्टीप्लाई होगा तो उसका वैल्यू क्या होगा? बढ़ जाएगा, दैट इज इंक्रीज हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी है बच्चों, इंक्रीज्ड हो जाएगा, है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 6, ओम्स लॉ इज वैलिड व्हेन द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। ओम्स लॉ कब वैलिड होता है? तो ओम्स लॉ में पढ़ाया जाता है, ओम्स लॉ में सिखाया जाता है कि टेम्परेचर क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। टेम्परेचर आपका कांस्टेंट होना चाहिए। सो ऑप्शन नंबर डी होगा बाबू, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 ओम्स लॉ से ही है, बोल रहा है एग्जाम्पल ऑफ ए नॉन ओमिक रेसिस्टेंस। द एग्जाम्पल ऑफ ए नॉन ओम, जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करे, जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करे उसको हम लोग बोलते हैं नॉन ओमिक रेसिस्टेंस। जो कंडक्टर या जो मेटेरियल ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करे नॉन ओमिक कहलाता है। तो यहाँ पे देखो कॉपर वायर ओम्स के फॉलो करता है, फिलामेंट लैम्प, कार्बन रेसिस्टर, ये सब। एक यहाँ पे है डायोड, जो आप लोग सेमीकंडक्टर डिवाइस में पढ़ते हैं, डायोड। सो ऑप्शन नंबर डी होगा 7 का, ऑप्शन नंबर डी होगा बच्चों, 7 का ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, फर्स्ट एंड सेकेंड लॉज फॉर इलेक्ट्रिकल सर्किट आर कंसिक्वेंस। तो किरचॉफ्स लॉ जब पढ़ते हैं, किरचॉफ्स लॉ क्या बोलता है? अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करेंट मीटिंग एट ए जंक्शन पॉइंट इज इक्वल टू 0। मतलब करेंट का, ऑल करेंट किसी एक पॉइंट पे जो आ रहा है सबका समेशन लिखो और 0 करो। नेक्स्ट फिर बोलता है कि किरचॉफ्स का ये फर्स्ट हो गया, किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ, और सेकेंड लॉ जो जिसको बोलते हैं वो जो होता है वो बताता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, समेशन ई एन का बात बताता है। अब देखो आई एन जो होता है इसको लिख सकते हैं डी क्यू बटा डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ करेंट को क्या लिख सकते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, दैट इज डी क्यू बटा डी टी बराबर क्या हुआ? 0। दैट इज क्यू क्या होना चाहिए? 0 ये तब देगा जब क्यू कांस्टेंट होगा, मतलब क्यू कंजर्व होना चाहिए। तो कौन कंजर्व होगा किरचॉफ्स का फर्स्ट नियम में? चार्ज। कौन कंजर्व होगा बाबू? चार्ज। समझ में आ रहा है ना? चार्ज होगा। और दूसरा इसमें EN जो होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है DW बटा वर्क डन पर यूनिट DW बटा DQ बराबर 0 होगा। इसका मतलब क्या होना चाहिए? W को क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। वर्क को, दैट इज एनर्जी को, दैट इज ये क्या बताएगा? एनर्जी कंजर्वेशन। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट बाबू, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज बताता है और एनर्जी रिस्पेक्टिवली। किरचॉफ फर्स्ट लॉ क्या बताएगा? चार्ज का कंजर्वेशन। किरचॉफ सेकेंड लॉ क्या बता रहा है? एनर्जी का कंजर्वेशन। सो बी इज करेक्ट बाबू, बी इज करेक्ट ऑप्शन। 8 का बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, ये तो सबसे लॉलीपॉप क्वेश्चन कह सकते हो, लॉलीपॉप। बच्चों आप लोग समझ में नहीं आएगा, या अगर समझ में आता है तो आप लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे तक ये शेयर जरूर करें, क्योंकि अभी आप एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं
तो सारे बच्चे के लिए हेल्पफुल हो जाएगा। आपके लिए अगर ये हेल्पफुल है तो और भी बच्चों के लिए हो सकता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करो, बोलो नहीं, शेयर जरूर करो बच्चे सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोल रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर 1 कूलम ऑफ चार्ज, ये तो सबसे आसान क्वेश्चन कह सकते हो। 1 कूलम चार्ज पे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है, टोटल चार्ज इज इक्वल टू, टोटल चार्ज होगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक चार्ज, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक चार्ज दैट इज एन ई। अब बताइए एन बराबर क्या लिखोगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर क्यू बाई 1 कूलम चार्ज के लिए निकालना है, ई का वैल्यू कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। इसको बच्चे सॉल्व करो और आपके पास आंसर होगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन होगा। बच्चों समझो एक कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन है। अब जरा सोचो 1 एम्पियर की बात जब करता है तो 1 कूलम बटा 1 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो होता है। 1 कूलम चार्ज में इतना इलेक्ट्रॉन, इसीलिए 1 एम्पियर का करंट जो होता है ना, झटका बहुत ज़्यादा दे सकता है। मतलब कितना इलेक्ट्रॉन जा रहा है, 1 एम्पियर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, 10 का पावर 18, समझ रहे हो, 10 का पावर 18 मतलब 1 पर 18 जीरो। 1 लाख लिखने के लिए 1 पर 5 जीरो बैठा देते, 1 लाख कितना बड़ा होता है, लेकिन 1 पर 18 जीरो मतलब कितना बड़ा होगा, इमेजिन करो, इतना इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। सो ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा 9 का ये, ऑप्शन नंबर 9 का ये हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। A charge Q is enclosed by a Gaussian spherical surface of radius capital R. If the radius is double, radius क्या होना चाहिए बाबू, डबल, then the outward electric flux will be। देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब हम लोग पढ़े हैं गॉस थ्योरम ये बोलता है टोटल आउटवर्ड नॉर्मल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनसाइड ये क्लोज सरफेस इज इक्वल टू टोटल चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस बाई एप्सिलॉन नॉट, यही बोलता है फाई इज इक्वल टू। तो यहाँ पे जब हम लोग निकालते हैं तो इस बात पे निर्भर नहीं करता है कि कितना बड़ा गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे, छोटा बड़ा उससे कोई मैटर नहीं करता है फ्लक्स का। सो यहाँ पे गॉसियन सरफेस स्फेरिकल सरफेस पे इंडिपेंडेंट होगा। सो यहाँ पे हम लोग जो फ्लक्स की बात करेंगे, अगर रेडियस बढ़ा दिया जाए गॉसियन सरफेस का, आर है तो वही होगा, 2r है तो वही होगा, उससे कोई मतलब उसको नहीं है। सो रिमेन्स अनचेंज्ड हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर सी, 10 का ऑप्शन नंबर सी। अब देखो सब क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 11 में ये बोल रहा है कि स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ ये रॉड ऑफ कॉपर इज कंपेयर टू दैट ऑफ थिन वायर ऑफ कॉपर इज। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस किसको कहते हैं बच्चों, जिसको रेसिस्टिविटी भी बोलते हैं, और रो इज इक्वल टू फॉर्मूला लिखते हैं RA बटा L, ठीक है। लेकिन आप क्या जानते हो रो क्या मतलब होता है, रो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस किसको कहते हैं, वो रेसिस्टेंस को कहते हैं स्पेसिफिक रेसिस्टेंस जो 1 मीटर स्क्वायर वाले एरिया पे 1 मीटर लेंथ पे कितना रेसिस्टेंस है। तो कोई भी एक मटेरियल की बात किया कॉपर, तो कॉपर का 1 मीटर ले लो लेंथ और उसका 1 मीटर स्क्वायर एरिया लो, 1 मीटर स्क्वायर एरिया और 1 मीटर लेंथ और कॉपर ले लो, तो कॉपर का कोई भी 1 मीटर स्क्वायर एरिया में 1 मीटर पे जो रेसिस्टेंस होगा वो हमेशा फिक्स्ड होगा, इसका रेसिस्टेंस चेंज नहीं करेगा। दैट इज स्पेसिफिक रेसिस्टेंस जो डिपेंड करता है, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस डिपेंड्स करता है, वो डिपेंड्स करता है मटेरियल पे। मटेरियल कैसा है, मटेरियल पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे। दूसरा इसका जो डिपेंड करता है वो टेम्परेचर पे करता है। इसका ये मतलब, इसमें ये नहीं मतलब है उसको कि वायर पतला है मोटा है, 1 मीटर पे 1 मीटर स्क्वायर वाले पे जो रेसिस्टेंस होगा वो हमेशा फिक्स्ड होगा। सो कहने का मतलब क्या होगा, थिन लो चाहे मोटा लो, यहाँ बोल रहा है रॉड कॉपर का लो और थिन वायर लो, तो दोनों का ही सेम होगा स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 12 में। ये तो यूनिट है बाबू, क्वेश्चन नंबर 12। आप देखो पूछ रहा है कि बताइए
एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा बच्चों? इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई पढ़ते हैं और फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ds पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो E का यूनिट हम लोग जानते हैं, तो लिख सकते हैं न्यूटन पर कूलम। ds का यूनिट मीटर स्क्वायर, मतलब ये एरिया होता है, सो यूनिट हो जाएगा इसका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम फ्लक्स का। बट बच्चों आप ध्यान दो, फ्लक्स यहाँ पे निकालना है इस टर्म में नहीं, हमको किस में निकालना है? वोल्ट के टर्म में। तो वोल्ट के लिए एक बात जानते हो, E बराबर अभी अभी जस्ट dV बटा dr लिखा था, तो E के जगह पे जहाँ पे है, E के जगह पे यहाँ लिख सकते हैं dV बटा dr, और ds होता है एरिया, है ना बच्चों? तो dV आपका पोटेंशियल है जिसका यूनिट हो जाएगा वोल्ट, और dr है मीटर तो इसका लिखेंगे बाई मीटर, और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर स्क्वायर उड़ा दो तो बचा क्या? वोल्ट इंटू मीटर। तो यूनिट क्या हो जाएगा बाबू? यूनिट आपका हो जाएगा वोल्ट इंटू मीटर। वोल्ट के फॉर्म में लिखना हो तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वोल्ट इंटू मीटर हो जाएगा। सो 12 का करेक्ट आंसर डी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 13 बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर समझ लें। देखो हम लोग इसको अच्छे से समझते हैं, कैलकुलेशन समझिए इस पे क्या है। ये वायर P इज हाफ द डायमीटर एंड हाफ द लेंथ ऑफ ये वायर Q ऑफ ये सिमिलर मटेरियल, द रेशियो ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ P टू दैट ऑफ Q। मतलब रेसिस्टेंस का रेशियो बताना है P बटा Q का, मतलब लिख देते हैं ये RP, यहाँ पे क्या लिखते हैं? RP रेसिस्टेंस ऑफ P रेसिस्टेंस ऑफ Q, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो समझ में आ गया, हमें टारगेट क्या करना है वो तो पता है, RP बटा RQ। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है P के लिए कि हाफ द डायमीटर। सबसे पहले डायमीटर के फॉर्म में हम रेसिस्टेंस को लिखते हैं बच्चे, रो बराबर RA बटा L होता है, तो R बराबर हम लिख सकते हैं रो L बाई ए। रो का वैल्यू किसी एक मटेरियल के लिए वो चेंज नहीं करेगा, सिमिलर मटेरियल है P और Q, तो मतलब रो का वैल्यू कभी चेंज नहीं करेगा क्योंकि सिमिलर मटेरियल है। सिमिलर मटेरियल में रो का वैल्यू चेंज नहीं होगा, तो किस पे डिपेंड करेगा? L पे और ये पे। तो पहला केस में RP के लिए अगर बात करेंगे तो L बाय रो L बाय ये होता है एरिया, और कोई भी वायर की एरिया की अगर बात करते हैं, इसका एरिया कैसे निकालोगे? तो ये सर्कुलर यहाँ पे बनता है, क्रॉस सेक्शनल जो एरिया होता है वो सर्कुलर, सो पाई R स्क्वायर लिखोगे। R स्क्वायर का नहीं मतलब क्या है? D के फॉर्म में लिखो तो D बराबर होता है 2R, रेडियस के 2 गुना होता है डायमीटर, तो R के जगह पे अगर लिखना चाहेंगे तो D बाई 2 हो जाएगा बाबू, R का वैल्यू D बाई 2, R इज रो L बाई पाई इंटू R का वैल्यू कितना होगा? D बटा 2 का होल स्क्वायर। तो बच्चों देखो रो L पाई D स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर मतलब 4, और ये नीचे है तो ऊपर चला जाएगा तो इंटू आ जाएगा 4, फाइनली 4 रो L बाई पाई D स्क्वायर आएगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है? डायमीटर को आधा कर दो, डायमीटर को क्या कर दो? आधा कर दो। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन RP बराबर क्या लिखोगे? 4 रो L पाई D स्क्वायर। बच्चे ध्यान दीजिए गौर से, बाबू ध्यान दो, D स्क्वायर को क्या करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? आधा मतलब D बटा 2 का होल स्क्वायर। तो बच्चों बताइए 4 रो L पाई D स्क्वायर, आधा मतलब 2 स्क्वायर का 4, फिर ऊपर चला गया, ये इक्वेशन आ गया, ये हमारा निकला RP का वैल्यू। अब हम लोग आते हैं RQ का वैल्यू निकालते हैं, RQ। तो बच्चों RQ क्या लिखोगे? RQ का फॉर्मूला तो यही आएगा ना डायमीटर के, यही ना आएगा RQ का 4 रो L बटा पाई D स्क्वायर। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है हाफ द लेंथ ऑफ द वायर Q, लेंथ को आधा करना है तो आधा कर दो, 4 रो L बाई 2 बटा पाई D स्क्वायर। तो देखो तो क्या लिखोगे? 4 रो L, ये 2 नीचे आएगा तो 2 पाई D स्क्वायर, ये RQ निकल गया बाबू। ये इक्वेशन 2 बोल दो, ये इक्वेशन 1। अब देखो यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं बाबू, ध्यान दो,
तो आरपी बटा आरक्यू निकालना है ना, आरपी बटा आरक्यू निकालना है। तो आरपी कितना है लिख दो, आरपी मैंने लिखा 4 × 4 रो एल बटा पाई डी स्क्वायर, देख लो यही ना है 4 × 4 रो एल बाई पाई डी स्क्वायर। और यहाँ पे आर क्यू कितना आया, इसका बाई करोगे, जब बच्चे भागा देते तो गुना में बदलते तो ये वाला ऊपर चला जाता है, ये नीचे आ जाता है, तो हम लोग एक साथ लिखते हैं गुना करके। तो गुना में हम लोग बच्चे लिख सकते हैं, यहाँ पे ये गुना में आएगा क्या 2 पाई डी स्क्वायर, ऊपर 2 पाई डी, इसको स्पष्ट लिखते हैं थोड़ा सा एक, तो आर पी बटा आर क्यू बराबर ये हमारा लिखा 4 × 4 रो एल बटा पाई डी स्क्वायर, गुना में क्यों गुना कर रहे हो, इसको ऊपर ले चलोगे इसको नीचे चलोगे क्योंकि रेशियो ना कर रहे हो, तो 2 पाई डी स्क्वायर बटा 4 रो एल। अब देखो कैंसिल क्या होगा, 4 रो एल से 4 रो एल मर गया, पाई डी स्क्वायर से पाई डी स्क्वायर मर गया, बचा क्या 4 × 2 दैट इज 8/1। तो रेशियो क्या हो जाएगा 8:1, 8:1। सो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, बी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 के लिए, क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आंसर बी हो जाएगा। देख लीजिए 1 नंबर का क्वेश्चन है लेकिन इतना बड़ा बना। हाँ ये बात आप पहले से जानते हो, मैंने कैलकुलेट करके दिखाया, लेकिन आप लोग तो ये बात पहले से जानते हो, पुट करोगे लिख दोगे तो ये एक मिनट के अंदर ही बना सकते हो। सो आप इसको स्क्रीनशॉट कर लो और समझ लीजिए, है ना, नहीं समझ में आए 2 बार 3 बार वीडियो को देखो, समझ में आ जाए, इतना में भी नहीं होता है तो आप हमें कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 14, ये है नेम द मटेरियल विच गिव्स लेस रेसिस्टेंस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। मतलब लो रेसिस्टेंस होता है, इंक्रीज टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर के बढ़ाने से रेसिस्टेंस किसका कम होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से रेसिस्टेंस बढ़ता है, ये होता है कंडक्टर में जो ओम के नियम फॉलो करता है। लेकिन एक होता है जो सेमीकंडक्टर कहते हैं जिसको, वो ऐसा नहीं करता है, वो उल्टा बिहेवियर शो करता है, टेम्परेचर को बढ़ाने से उसका वैल्यू घटने लगता है। सो लेस रेसिस्टेंस कब होगा, गोल्ड होता है, सिल्वर होता है, ये ओम्स को मरकरी। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट, 14 का करेक्ट ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट जो है 15 जो है बच्चों, 15 के बारे में देखो, 15 जो है, एन इलेक्ट्रॉन इंटर्स परपेंडिकुलर टू ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी। पाथ कैसा होगा बच्चों, आपको पढ़ा होगा फोर्स, जो लॉरेंज फोर्स हम लोग पढ़ते हैं Q V क्रॉस B, और जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर वेलोसिटी इंटर करवाओगे तो उसका जो पाथ होता है वो सर्कुलर हो जाता है, जैसे साइक्लोट्रॉन में पढ़ा होगा, है ना, साइक्लोट्रॉन में हम लोग यही पढ़ते हैं, तो सर्कुलर बनने लगता है उसका पाथ, जैसे जैसे जाता है उसको हर इंस्टेंट पे फोर्स लगाता है और वो एक सर्कल फॉर्म करवा देता है। सो ऑप्शन ये हो जाएगा 15 का, ऑप्शन ये इज करेक्ट।